ऑनरेबल स्पीकर सर, आज मैं बजट के सिलसिले में आपके सामने खड़ा हुआ हूं, एक अगस्त असेंबली के सामने। सर, जिस तरीके का बजट था, मैंने अहमद अली फराज और अल्लामा इकबाल साहब के दो जो कलाम है उसको एक साथ किया, क्योंकि ये बजट ऐसा है कि इसमें एक से काम नहीं चलता। खुद भी रंग लाई है और सबको रंग दिया, खुद भी जीत गए हैं और सबको जिता दिया। इसके बाद फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं, तुलुए फज्र की सुबह है हर एक शाम से बेहतर, मुश्किल है लेकिन जो कर गया वो काम से बेहतर। सर, इसको इंग्लिश में तर्जमा करता हूं क्योंकि बीजेपी वाले ज्यादा ये समझते नहीं हैं। He has brought color to himself and given colors to others. He has not only won for himself but made others victorious too. The dawn of morning is better than every evening. Though difficult, the one who achieved it, his work is greater. Honorable sir, आज एक हिस्टोरिक मोमेंट पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। जो बजट उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पेश किया, वो शायद जम्मू कश्मीर की असेंबली की हिस्ट्री में पहली बार है कि एक चीफ मिनिस्टर ने इतना जबरदस्त बजट पेश किया है। सर, ये पहली बार है कि एक चीफ मिनिस्टर साहब, एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस और बोर्ड रूम में नहीं बैठे। वो हर एक जगह गए, हर एक लोगों से मिले, हर एक स्टेक होल्डर से बात की। और ना कि सिर्फ वो तो हम समझ सकते हैं कि रूलिंग पार्टी या ट्रेजरी बेंचों के वे, लेकिन बीजेपी के लोगों से भी और पीडीपी के लोगों से भी और सजाद लोन साहब से भी बैठकर एक एक चीज डिस्कस हुआ इससे पहले कि ये बजट हुआ। सो ये पहली बार इट इज इन द हिस्ट्री ऑफ दिस असेंबली दैट ये बोर्ड रूम में नहीं, एक एग्जॉस्टिव डिबेट में हुआ। सर, इससे पहले कि मैं नंबर्स में जाऊं, सर मुझे याद है 96 से पहले मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन 96 के बाद जब मेरे वालिद साहब इस असेंबली के मेंबर थे तो मैं उस स्पीकर गैलरी में सर बैठा करता था। और उसमें से अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, यहाँ अली मोहम्मद सागर साहब हैं, मुबारक गुल साहब हैं, आप हैं, यूसुफ तारिगामी साहब थे, उस 96 के मेंबर्स थे। और मैं देखता था कि जो सैंटिटी इस हाउस की थी वो कितनी ज्यादा थी। शायद वो नामों से नहीं जानता था, ये जाना जाता था कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल असेंबली इन द होल कंट्री। और वहां से मैं जब एक नौजवान सुनता था तो दिल खुश हो जाता था कि क्या बजट का बजट की जो बातें होती थी वो किस लेवल की होती थी। लेकिन अफसोस है इन लोगों को, ये जो यहाँ बैठे हैं, कि इसी हाउस को एक मूवी के लिए इन लोगों ने मूवी यहाँ शूट एक मूवी ड्रामा बना दिया। जब इनके लोगों ने यहाँ वो जो यहाँ मूवी चल रही थी, बॉलीवुड की मूवी, इसी हाउस में किया, ये सोच के कि ये सैंटिटी इस हाउस की थी। तब हम नहीं थे, आप लोग थे, आपके लीडर्स थे जिन लोगों ने वो इजाजत दी, यहाँ एक फिल्मी अखाड़ा बना दिया इसी हाउस को। मकसद क्या था सर? मकसद था इनका कि इनको लगा था कि शायद अब असेंबली वापस बनेगी नहीं, शायद जमहूरियत वापस नहीं आएगी, शायद इनका वही गर्ज था। लेकिन जाके रखे यहाँ मार सके ना कोई। अल्लाह ताला जिसके साथ होता है, इलेक्शन भी हुआ और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ, इनकी वजह से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की वजह से इलेक्शन भी हुआ और इसकी सेंटिटी भी इंशाल्लाह वापस आ गई। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हुकूमत में है। सर, उसी तरह मैं पिछले दिनों सर पीछे लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया सर, छोटी सी उस पर खिड़की है, वहां से देखा सर, क्योंकि ये इसके साथ नहीं मेल खाता, लेकिन क्योंकि उस हाउस में भी बहुत बड़े नाम है। ये हाउस सिर्फ एक छोटा सा हॉल नहीं है, एक कुर्सियां या टेबल नहीं है सर, उसकी हालत बहुत बुरी है। टेबल जो रास्ते पे सारे कुछ घिरा हुआ है। सर, मेरी इतनी रिक्वेस्ट होगी, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है स्टेटहुड जरूर वापस आएगा और भरपूर तरीके से आएगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी वापस बनेगा, लेकिन तब तक उस हाउस का थोड़ा तकद्दुस सर वापस बरकरार करिएगा। सर, ये पहली बार ये बजट 7 साल के बाद पेश हुआ है और विरासत में हमें कुछ नहीं था। मेरे साथ हमारे बीजेपी भी कुछ फ्रेंड्स थे, आपकी वसादत से हम पीआरएस लेजिस्लेटिव वहां कॉन्फ्रेंस में गए दिल्ली, वो ज्यादातर बजटिंग पे था। और आप हैरान होंगे, और मेरे ये बीजेपी वाले साथी भी उस वक्त बड़े गुस्सा हो गए थे, अपनी ही पार्टी पे गुस्सा हो गए कि जब भी हमने कोई सवाल पूछा
कि जनाब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े फिगर्स, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब की बात कर दी। सर जम्मू कश्मीर का कुछ बताइए, और एक ही जवाब आता था कि हमारे पास इट इज नॉट एप्लीकेबल, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द हाइट कि जम्मू कश्मीर में, ये मुझे हैरानी होती है जब मेरे दोस्त बीजेपी वाले उठते हैं और कहते हैं 7 साल में हमने ये किया, 7 साल में हमने वो किया। यही लोग फिर उसके बाद जल शक्ति स्कैम खड़ा करते हैं, यही लोग फिर बाकी बात करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, इसका मतलब है कि जब दिल्ली से बजट बनता था, एलओपी कभी बाहर जाकर मीडिया में ये नहीं कहता था कि जनाब बजट्स का क्या हुआ। एक भी इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के बजट के लिए नहीं थी। सर रोम एक दिन में नहीं बना, इसीलिए जो हमारे पास चीजें हैं वो एक बजट या एक दिन से नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। सर हमारे पास अगर आप देखेंगे, जब टोटल रिसीट्स देखते हैं 1.12310 करोड़, उसमें सैलरीज 23,894 है, पेंशन 15,300 है, पावर परचेजेस 9,000 है, इंटरेस्ट पेमेंट्स 11,518 है। उसके बावजूद भी ऐसा बजट आज पेश करना जहां बैक में कुछ नहीं था, मुझे लगता है मरहबा और आफरीन उमर अब्दुल्ला साहब पे जो उनने ऐसा बजट किया। सर इससे पहले कि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी खत्म हो गई, ऑटोनॉमी खत्म हो गई, हैरानी की बात है कि यहां जब हमारे ये लोग उठते हैं, हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन लोगों ने खत्म कर दी जब इन लोगों ने जीएसटी इस जम्मू एंड कश्मीर में लगाया। सर हैरानी की बात है, जहां अभी सजाद लोन साहब है वहां इनके फाइनेंस मिनिस्टर बैठा करते थे और वो उठे थे, वो मैं उसमें बाद में आऊंगा। एक पूरा खाका है जब इन्होंने अपना बजट पेश किया। एक फुल फ्लैश स्टेट में, एक अच्छी स्टेट, एक पावरफुल स्टेट में 18,000 करोड़ डेफिसिट था। 18,000 करोड़ इन लोगों ने हमारे ऊपर कितना लोड डाला। आज यूटी है, इनके एलओपी के मुताबिक यूटी कोई छोटी सी यूटी है, उसके बावजूद भी हमारा कितना डेफिसिट है, सिर्फ 5,000 करोड़। तो फिर से मैं मरहबा करता हूं सीएम साहब को, इतने बावजूद भी इन्हें इतना जबरदस्त ये बजट पेश किया। सर ये वाला मैनिफेस्टो सर हर किसी के हाथ में था, ये भी हमारे शर्मा साहब, हमारे सलातिया साहब, एलओपी साहब ये वाला मैनिफेस्टो की ये बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैनिफेस्टो का क्या है। पहले दिन सजाद साहब भी उठ के पेपर्स, तो यहां से वहीद साहब भी पेपर। तो एक मिनट के लिए तो मुझे लगा शायद अगर इतना मोहब्बत है इनको हमारी मैनिफेस्टो के साथ कि शायद वोट भी इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस किया होगा इस मैनिफेस्टो को देखकर। सर इस मैनिफेस्टो का आप भी चेयरमैन थे और बहुत सारे मेंबर थे। सर एक बहुत अच्छा शेर उससे शुरू हुआ था और मैं वो फिर से एक बात दोहराऊंगा। अज़्म रासिक शौक़ कामिल सए पैहाम की कसम, ये ख्याल खाम है तेरा कि मंजिल दूर है। ये हमारे मैनिफेस्टो का पहला अल्फाज था। सर मैं इस पे एक बात कहूंगा, पत्थर पे जो नक्श उबारो तो कोई बात बने, पत्थर पे जो नक्श उबारो तो कोई बात बने, बर्फ की सिल पे तराशा हुआ चेहरा आखिर कब तक, बर्दाश्त कीजिए, अभी तो मैं आप तक आया ही नहीं। सर हमारी मैनिफेस्टो जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो है और हमारे पे आज की बजट में वो सब कुछ मेंशन्ड है और मैं एक एक करके उसके ऊपर आऊंगा। मैं जानता हूं कि बाकी मेंबर्स को भी इसके ऊपर बात करनी है, मैं कोशिश करूंगा जितना कम टाइम ले सका उतना ले लूंगा। सर अपोजिशन एक वो मामा की तरह है कि जब उसको हम कहवा देते तो वो कहते हैं नून चाय कहाँ है, और जब हम इनको नून चाय देते वो कहते हैं बादाम कहाँ है। तो ये इनका काम है, इनका ये अपोजिशन इसीलिए कहलाते कि इनको कुछ बोलना है। नहीं तो आज तक मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी रूलिंग पार्टी के बजट पे अपोजिशन ने कहा बड़ा अच्छा बजट है। तो हम समझ सकते हैं और इनकी पीड़ा, क्योंकि पीड़ा क्योंकि मैं हिंदी स्टूडेंट हूं तो मैं पीड़ा समझता हूं कि पीड़ा मीन्स पेन, सो आई कैन अंडरस्टैंड इनकी पीड़ा इस वक्त क्या होगी कि इतना मुश्किल में इतना अच्छा बजट पेश हुआ तो कुछ तो है इसमें कि ये कुछ करे। बट सर ये सियासत भी अजीब चीज है, जब इनके पास थी तो बेहतर थी, अब हमारे पास है तो ये कहते हैं तबाह हो रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि इनकी पीड़ा है। सर इस बजट ने AAY की बात हुई है, जिस तरह मैंने कहा रोम एक दिन में नहीं बना और हर एक चीज, कल उमर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये एक शुरुआत है। एक मकान बनाने में पहले प्लिंथ बनता है,
हमारे पास जितना पैसा था हमने पहले ये सोचा कि जो सबसे निचली जो पोरेस्ट ऑफ पोर है पहले हम उनको AIY दे, पहले हम उनको 200 यूनिट दे। इसका मतलब नहीं हम रुके हैं। ये पहला बजट है, चौथा बजट और पांचवा बजट नहीं है। इनका बजट जब पेश हुआ था तो सिर्फ डेफिसिट था। हमारे पहले बजट में एटलीस्ट हमने शुरुआत तो की है। और AIY कोई 2 लाख नहीं है, बेनिफिशरीज 1 मिलियन है जो ये लोग मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। 1 मिलियन बेनिफिशरीज आर ऑफ AIY एंड इंशाल्लाह इफ दिस गोज वेल अगले बजट या जब भी इंशाल्लाह होगा ये BPL भी इंशाल्लाह इंक्लूड होगा और वो हर कोई चीज होगा जो हमारे मैनिफेस्टो में है। सर नो सर आप मैं सजाद साहब की भी पीड़ा समझता हूं क्योंकि इनके साथ ही बैठे, इनकी पीड़ा इनके साथ ज्यादा है। पीड़ा मतलब पेन इनकी ज्यादा है। सर मैं समझ सकता हूं। उनके पास बैठ के उनके साथ बैठ के थोड़ा असर भी इनका ज्यादा होता है। सर ये जो बजट है सर, जहां ये AIY के बारे में बात करता है, जहां ये जो हम पोरेस्ट ऑफ पोर की बात करता है सर, ये रोटी मकान की बात करता है। सर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉफी और दूध भी लोगों के घरों तक पहुंचाए ताकि कभी कोई हुक्मरान फिर टॉफी और दूध के लिए किसी का कत्ल ना करे। सर हम कोशिश करेंगे सर वो। सर जहां तक बजट की बात है, पहले मैं हमारे इन दोस्तों के साथ बात करूंगा। सर जिस तरह मैंने कहा 18,000 करोड़ का डेफिसिट था पहले, तो हम जब इन लोगों के यहां ही बैठे हुए थे इनके फाइनेंस मिनिस्टर, और टैक्स लगाया गया किस पे? रेडी टू स्टिच क्लोथ, जो बेचारे गरीब अपना वो सिलते हैं उसके ऊपर भी टैक्स किया। ये चौथा बजट था, पहला बजट नहीं था। हमारे पहले बजट में भी कोई ऐसा टैक्स नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? एक सेकंड बात सुनिए। देखिए बीजेपी वाले चुप बैठे, ये बैठे ये, क्योंकि इनको भी पता है अब एक ही सीट जीत के आए हैं तो फिर समझ सकते हैं कि इनकी अगेन से पीड़ा इनकी बहुत ज्यादा है। उसके बाद सर जब इन लोगों ने टैक्स लगाया, क्योंकि ये एक ही गवर्नमेंट थी, चिकन और घी पर भी टैक्स लगाया। आम घी जो होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा, और वो चौथा बजट था। उसके बाद सर यहां हमारे बीजेपी के दोस्त कैजुअल्स, हाँ जी, इनको क्यों नहीं किया? चौथे बजट पे भी इनने कहा हम 1 महीने में करेंगे। आज 7 साल हुआ, वो बेचारे अभी भी ऐसे ही है। आज भी सुनिए इनकी बजट में किसी को रेगुलराइज नहीं किया, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में है कि ये 5 साल का जो मैनिफेस्टो है उसमें हम हर एक को रेगुलराइज करेंगे। हर एक जो हमारा कैजुअल है उसको हम करेंगे। ये इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे मैनिफेस्टो का वादा है। सर आप लोगों ने नेग्लेक्ट किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, हमें सिखाया जाता है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है जब उसका एजुकेशन सेक्टर, जब उसका हेल्थ केयर सेक्टर स्ट्रांग होता है। सर आप हैरानी की बात है, इनकी बजट में कहीं भी मेंशन नहीं था हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर का, कहीं भी मेंशन नहीं था। इन लोगों ने एक टूर प्रोग्राम किया, उस पे रखे 1300 स्टूडेंट्स हम करेंगे, उसमें हम 10 करोड़ की आमदनी रखेंगे। सर आप हैरान होंगे कि 1 रुपया भी उसमें से खर्च नहीं हुआ, ना एक स्टूडेंट भी कोई टूर पे नहीं गया। तो जब इन लोगों ने ना नौजवानों पे कोई रखा ना स्टूडेंट्स पे रखा, तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? ये इसीलिए खुश है कि दिल्ली से बजट आए, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। उसके बाद सर डिजास्टर जो मिटिगेशन फंड है, तब इनने सिर्फ 1 करोड़ रखा था। आज उमर साहब की हुकूमत ने 39 करोड़ डिजास्टर मिटिगेशन फंड रखा है। सर एग्रीकल्चर सपोर्ट, और मैं अब अपने बजट पे आता हूं। इनके मैं सिर्फ इनको सुनाता चाहता था कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों से कितना धोखा किया है। सर हमारे बजट में जो है वो एक क्लियर विजन है, ये बात करता हर एक इंसान की, और एक नींव डालता है, एक बुनियाद डालता है आगे जाके अगले 5 साल में हम क्या क्या करेंगे। ये पहला बजट नहीं है, ये आखिरी बजट नहीं है, ये पहला बजट है, और इंशाल्लाह इसके साथ जाएंगे। सर चलिए हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। सर एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। उमर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं, 415 करोड़ उनने इसको किया। इसे 5005 हेक्टर के साथ
2,88,000 नौजवान है जो जिनको नौकरियां इनसे मिलेंगी। तो कहां है? आप तो कहते थे इसमें कुछ नहीं है, तो ये कहां से आ गया? सर, हॉर्टिकल्चर में हमने 30 करोड़ की हाई डेंसिटी पॉपुलेशन की बात की है। उससे क्या होगा? हमारे जो नौजवान है वो हाई डेंसिटी इसमें काम कर सकते हैं और किसी तरीके से अपने बाग सजा सकते हैं। सर, कैथ लैब में ये कहते हैं ना, सर हमारा मंशूर उठा रहे थे, कहते हैं इसमें क्या है? सर, हमने अपने मंशूर में हॉर्टिकल्चर की भी बात की, एग्रीकल्चर की भी बात की, और हेल्थ केयर की जब बात की तो हमने कहा हम हर एक एसडीएच में और हर एक जो ये है जीएमसीज में हम लोग कैथ लैब्स लगाएंगे, हम एमआरआईज लगाएंगे, हम हर एक जीएमसी में J83 हॉस्पिटल। सर, ये वाला बजट कहता है कि हर एक में एक्सरे भी लगेगा और हर एक एसडीएच में जो एक्सरे मशीन है और जो एमआरआई मशीन है। सर, ये लगेगी, कुछ नहीं है, लगेगी आप सर 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 हमारा हाइड्रो पावर जो पॉलिसी है सर, इससे हमारी खुद, सर हम अगर अच्छा बजट देंगे तो हमें कहीं से रेवेन्यू भी लाना है। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कल बोला कि हमारी जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है उसकी वजह से जब हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा तो हम बेहतर कर सकते हैं। सर, इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सर मैं 2-3 मिनट में सर ये खत्म करूंगा। सर, बहुत लंबा है, मुझे पता है, फिर ये बोलेंगे। सर, बस 2 मिनट में मैं खत्म कर देता हूं सर मैं खत्म कर देता हूं सर मैं इसके ऊपर ज्यादा बातें करूं। सर, एक बात करूंगा सर, हमारे सजाद साहब ने कल एक ट्वीट किया, कहा कि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की बड़ी तारीफ की, बहुत अच्छी बात है। कहा सर, जहां ये खड़े हैं, जब ये पिछली बार मिनिस्टर थे, ये उठे और अपने मुंह से बोला कि मैं बीजेपी का बहुत बहुत मेहरबान हूं। किस लिए? एक पासपोर्ट के लिए, एक पासपोर्ट, एक पासपोर्ट के लिए, एक पासपोर्ट के। इसने योगी आदित्यनाथ को भी तारीफ की, इसने बीजेपी की भी तारीफ की, हर किसी की तारीफ की। अगर हमने सर सुनिए, हम लोगों ने उमर साहब की एक विजिट पे, उमर साहब की एक विजिट पे 5,000 करोड़ फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें ओवर एंड अबाउट दिया ताकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयज के पेमेंट जाए। तो क्या हम शुक्रिया अदा नहीं करें फाइनेंस मिनिस्टर का? तो जब आप एक पासपोर्ट पे कर सकते हैं, हम 5,000 करोड़ पे कर सकते हैं। सर मैं आखिर में, सर बहुत लंबा था लेकिन मैं आपने सर बस लास्ट में एक लास्ट में बात करूंगा सर। दिस बजट इज अ होप, और मैं जिस तरह फारसी में हर किसी ने बात की तो मैं फारसी में इसके साथ ही ये अपनी आपकी ज़हमत तमाम करता हूं सर। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद बल्की, जिसको प्यार से रूमी कहते हैं, उनकी एक बहुत अच्छी नज़म है, उसको मैं आखिर में बोलूंगा और इसी के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा। दरिन खौक दरिन मजर एक पौक, बेजोज मेहर बेजोज इश्क दगर तक नकोरिन। सर, इसका मैं मतलब बताऊंगा। इस खाक में इस पाक खेत में सिवा मोहब्बत के, सिवा इश्क और कोई बीज न बोए। बहुत बहुत शुक्रिया।